हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, आज हम YouTube पर बहुत लंबे समय बाद एक स्पेशल विषय लेके आ रहे हैं, जो कि इस वक्त का बहुत ही समसामयिक घटना है, या हम यूँ कहें कि इसी घटना की वजह से हम सबकी दिनचर्या बदली हुई है, जिसे हम कोरोना महामारी और लॉकडाउन की समस्या से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से आज हम सब अपने घरों में कैद हैं, जैसे कि जेल में कैद होते हैं। दोस्तों, ये समस्या तो है कि हम अपने घरों में कैद हैं, मजबूरी भी है, हमारा दिनचर्या प्रभावित हो रहा है, तरह तरह की दिक्कतें हो रही हैं, पर दूसरा कोई उपाय भी नहीं है कि हम घर में कैद होने के अलावा। दूसरा उपाय नहीं है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है क्यों ऐसा हो रहा है। आज हम इन्हीं कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो चीज़ों को और अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम थोड़ा लंबा जाने की उम्मीद है, तो चीज़ों को कई तरह से लेकर चलेंगे। इसका कई पहलू होगा, हमें प्रत्येक पहलू पर ध्यान देना आवश्यक होगा। तो देखते हैं कि समस्याएं क्या क्या पैदा हो रही हैं। इसमें पहली समस्या हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी तो आई, वैश्विक महामारी आई। इसके समाधान के लिए सरकार ने लॉकडाउन की उपाय को अपनाया, जिसका सीधा मतलब है ये महामारी है जो संक्रमण महामारी है, एक दूसरे में फैलती है। एक दूसरे से संपर्क में आने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो रही है। तो इसका सीधा संबंध है कि लॉकडाउन कर दो, ताकि एक दूसरे से लोग न मिलें, अलग अलग रहें, अपने घरों में रहें। मतलब जब एक दूसरे से संपर्क नहीं आएंगे तो बीमारी का ट्रांसफर नहीं होगा, संक्रमण नहीं होगा, इसलिए इसका उपाय लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन तो इसके निवारण इलाज के रूप में लाया गया, लेकिन दोस्तों जो इसका साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव रहा, वो बहुत ही खतरनाक रहा। इसके लिए हम इस पॉइंटों को बोर्ड पे लिख के रखे हैं, समझते हैं क्या दुष्परिणाम रहा। एक एक करके सब समझेंगे हम कि परिणाम क्या रहा, इसका कारण क्या रहा और समाधान क्या हो सकता है। सारे बिंदुओं को समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि इसके परिणाम, तो आगे समझने में मजा आएगा कि कैसे कैसे होगा। दोस्तों, पहला बिंदु में लिख के रखा है कि आर्थिक गतिविधियां पूर्णतः बंद हो गई। ये हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन किया ही इसलिए गया है कि आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाए। आर्थिक गतिविधियां बंद होने के पीछे वजह है कि एक दूसरे लोग न मिले। सारे के सारे प्लांट बंद कर दिए गए, बाजार बंद कर दिया गया। जहां जहां पब्लिक गैदरिंग, एक दूसरे से सामाजिक तौर पे लोग मिले, फिर भौतिक रूप से जरिए से बातचीत करें, ऐसे सारी चीजें बंद कर दिया गया। और ये सीधा इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जेब पे इसका फर्क पड़ा। ये तो सिर्फ हम ही बता रहे हैं, आगे चलेंगे इसको समझेंगे कि पॉइंट करके। दूसरा पॉइंट है अत्यधिक मजदूरों का अपने गांव की ओर प्रवास। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक लाइन है, हमें समझने में, पढ़ने में हम लोगों ने पढ़ लिया। मजदूरों का प्रवास, ये लाइन या ये घटना सीधे वर्तमान सरकार को चैलेंज करती है। सरकार से डायरेक्ट प्रश्न पूछ रही है, ऐसी क्या स्थिति बनी कि मजदूर मजबूर हो गए अपने घर को जाने के लिए। दोस्तों, भारत में मजदूर दो तरह के होते हैं, एक संगठित, एक असंगठित।
सरकार लंबे लंबे दावे कर रही हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि हमने मजदूरों के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ बनाई, उनके सुरक्षा के लिए, समाधान के लिए। लेकिन दोस्तों ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में दो तरह के मजदूर हैं, एक संगठित, दूसरे असंगठित। इसे हम सीधा समझते हैं कि संगठित क्या होता है, असंगठित क्या होता है। संगठित मजदूर वह है जो किसी न किसी बड़े औद्योगिक इकाई में काम करते हैं, या उनकी जो नौकरी है स्थायी नौकरी है। स्थायी नौकरी का तात्पर्य हुआ कि जब तक 60 साल उनकी या 62 साल जो उनकी रिटायरमेंट की एज है, तब तक वो नियमित रूप से काम करेंगे, अपनी सेवा देंगे। ये संगठित मजदूर हैं। असंगठित मजदूर ये हुए, माना कि मैं एक अपना घर बनवा रहा हूँ, घर बनवाने के लिए कुछ मजदूरों को लगाया, कुछ मिस्त्री हुए हैं, कुछ लेबर हुए हैं, हम कहीं से बुलाएं, बाइक ले आए, काम करवाएं, कुछ पैसा दिए, चले गए। ये असंगठित मजदूर हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि जिनका कोई आई कार्ड नहीं बनता, वो असंगठित मजदूर हैं। जिनका आई कार्ड बनता है वो संगठित मजदूर हैं। तो इस महामारी में, लॉकडाउन में ज़्यादा प्रभावित कौन हुए? असंगठित मजदूर, क्योंकि सरकार की ऐसी नीति कुछ भी नहीं है कि जो असंगठित मजदूर हों उनको रोक सके। वो घर के प्रवास चले गए। आगे इसके परिणाम पे भी, कारण पे हम डिसाइड करेंगे, चर्चा करेंगे कि वैसा हुआ। फिलहाल यहीं। दूसरी बात हुई, शैक्षणिक संस्थान पूर्णतः बंद हो गए। दोस्तों ये बहुत ही विचित्र घटना है, हमें इसे और ही गहराई समझना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान शिक्षा से निकलता है, और आज क्या हुआ? शिक्षा ही बंद हो गई। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, किसी तरह का विद्यालय हो, सब कुछ बंद हो गया। अर्थात हम ये कहें, जहां समस्या का समाधान निकलना है वही चीजें बंद हो गई। लोगों को जागरूक करना है, उसमें भी विद्यालय का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो अध्यापक महोदय कहते हैं, बच्चों से बड़ी शिद्दत से उसका निर्वहन करते हैं। घर में माता पिता करते हैं, उससे भी ज्यादा फर्क पड़ता है उनका। लोग जागरूक करते हैं, समझाते हैं, उनके लिए गाइडेंस होती। ये पूर्णतः बंद कर दिया गया। आज बात हो रही, जरूरी सेवाएं चालू हैं, टीवी पे प्रचार आता है, समाचार आता है, जरूरी सेवा को छोड़ के बाकी सब बंद कर दिया गया। मतलब हम ये मांग के चल रहे हैं, शिक्षा जरूरी सेवाएं नहीं है, जरूरी चीजें नहीं है। दोस्तों किसी भी समस्या का समाधान शिक्षा से ही मिलता है। शिक्षित लोग ही सारे नियम कानून बनाते हैं, वही रास्ता हम बंद कर देंगे। एक ये भी वजह है बहुत बड़ी। दूसरा, दिन प्रतिदिन बढ़ती मृत्यु दर। दोस्तों ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि सरकारें नाकाम हो रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ रहा है। आज की देखें तो ऑक्सीजन की कमी बहुत जोरों से खल रही है। निश्चित रूप से ऑक्सीजन कमी खल रही है, ऑक्सीजन कमी है, परंतु है क्यों? ये भी तो प्रश्न उठता है। ऑक्सीजन कमी इसलिए है कि जो भी मजदूर थे अस्थायी, ज्यादातर अपने गांव में, घरों में प्रवास कर चुके हैं, है ही नहीं। काम कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा? इसलिए ये भी समस्या बढ़ रही है। दूसरी बात, स्वास्थ्य सेवाएं देश की इतनी कमजोर हैं कि लोग ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, इलाज ही नहीं हो पा रहा है। आखिर सब लोग हर बात पे होता है, देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, एक चीज नहीं हो पाया, वो चीज नहीं हो पाया। तो इसमें एक विषय भी है कि स्वास्थ्य सेवाएं अब तक क्यों इस तरह से हैं कि मृत्यु दर नहीं बढ़ रही है। फिर जिसका जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे हम। तो अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। ये हमारे परिणाम थे
और इन सब के हम कारणों को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घट गई। ठीक, ये घटना क्यों हो रही। तो सबसे पहला कारण लिखते हैं हम कारण। कारण नंबर 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों ये आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि भारत में तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ही नहीं, सच में बोल रहे हैं। समझिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है मानते हैं, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता हुआ अब समझते हैं इसको, ये कैसे परिणाम है, घटना कैसे लिंक है। दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस थ्योरी पे काम करती है जिसमें व्यक्ति प्रमुख होता है, समाज नहीं। जिस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का अत्यधिक विकास होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़े, सार्वजनिक संपत्ति घटे, यही होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत भी इसी ओर बड़े जोरों शोरों से बढ़ रहा है। भारत में आज पूंजीपति बड़े जोर से पैदा हो रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठानें या सामाजिक औद्योगिक इकाइयां कम हो रही हैं। ये वजह है। आप सोचेंगे कि ये वजह कहाँ से लिंक कर रहा है, बिल्कुल लिंक कर रहा है। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति प्रमुख हो जाता है, समाज नहीं। समाज का महत्व का घट जाता है, व्यक्ति प्रमुख हो जाता है। अगर व्यक्ति प्रमुख हुआ तो हर चीज के लिए व्यक्ति आ गया। एक समझते हैं थोड़ा सा, एक एग्जांपल लेके। मान लें कि एक उद्योग बना कोई, हम सिंगरौली से निवास करते हैं, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है। इस जिले में दोस्तों पूर्णतः कह ले तो औद्योगिक जिला है, औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें बड़े बड़े प्लांट हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, जिसमें कारखाने भी हैं, खान भी, जैसे कैंसिल कोयला खान है। एक बड़ी कंपनी, भारत की सबसे बड़ा औद्योगिक या एक कैंपस में कहें तो पावर उत्पादन करने वाली, बिजली उत्पादन करने वाली एनटीपीसी की संस्था है, विंध्याचल पावर प्लांट। एक बड़ी संस्था, बड़ी उद्योग निजी क्षेत्र का भी काम कर रहा है, रिलायंस, और भी सार है, एंडाल्को है, बहुत सारे। अब बात करें हम एनटीपीसी का उदाहरण लेते हैं। एनटीपीसी यद्यपि है तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण, परंतु विचारधारा अब व्यक्तिवादी हो रही है। अगर भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट एक कैंपस के अंदर कहें तो बीननगर, विंध्याचल है, तो उत्पादन तो कर रहा है, तो उसके हिसाब से स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए। मतलब ये कहें हम कि इस जगह भारत सबसे बड़ा अगर न भी कहें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये प्रश्न उठता नहीं उठता? लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एनटीपीसी का डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव लोग हैं उनको इसकी समस्या नहीं है, वो जाके अपना इलाज विदेशों में करा लेंगे। दिक्कत किसको होगी? जो मजदूर वर्ग हैं उनको। इसलिए स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान में नहीं दिया गया। दूसरी बात करते हैं, एक केंद्र सरकार की योजना है अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, जिसके तहत एक सिंगरौली में शासन पावर प्लांट निजी क्षेत्र में रिलायंस कंपनी का लगा हुआ है, जिसमें भारत में 8-10 ही चुनिंदा जगहों पर लगे हैं, उसमें से एक शासन सिंगरौली में है। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, अगर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट बना है तो उसके खिलाफ उत्तरदायित्व तो बनता है। उस पावर प्लांट में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। अर्थात अगर हम
सामाजिक क्षेत्र की बात करें, समाज की बात करें, तो वहाँ हम काम करने वाले मजदूरों के लिए एक उच्च कोटि का अस्पताल भी होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी है उसका काम ही नहीं है, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ फायदा कमाना, बिजली उत्पादन करना, उसे बेचना। ठीक, अब बात हुई अर्थव्यवस्था की, आखिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्वास्थ्य सेवा की जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्तों, स्वास्थ्य सेवा की जिम्मेदारी होती है सरकार की। भारत एक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था है, बताते हैं, दिखाने के लिए संविधान के आधार पर चेंज हो रहा है, बढ़ किस पे रहा है, इधर की ओर, लेकिन वास्तव में संविधान में जो लिखा गया वो क्या है? कल्याणकारी राज्य व्यवस्था। इसमें सरकार जनता से टैक्स लेती है, अगर हम सब टैक्स देते हैं सरकार को, इसके पीछे कुछ तो उम्मीद करते हैं, हमें कुछ तो मिलना चाहिए। और क्या मिलना चाहिए? इसमें बात होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और इस महामारी के दौर में ये दोनों खिलाफ हैं। भाई, हमसे सरकार अपने मेरे कमाई का एक मोटा हिस्सा ले लेती है और उसका कुछ भी नहीं देती है, हमको नहीं दे पा रही है। शिक्षा तो पूर्णतः बंद हो चुकी है अभी वर्तमान में, और स्वास्थ्य सेवाएं भी अब खुद देखने की हालत में है। ऐसा क्यों हुआ? पूंजीवादी की ओर बढ़ते हुए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नियम ही यही होता है, व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है अपने लिए। आज सरकार यही कर रही है। दो काम होता है, एक होती है प्रशासन, एक होता है उत्तरदायित्व। प्रशासन, एक होता है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व सरकार सिर्फ प्रशासन कर रही है, उत्तरदायित्व भूल गई है। इसे कैसे कह सकते हैं प्रशासन करे तो दायित्व भूल गई है? लॉकडाउन लगा दी है, अब घर से बाहर मत निकलना, ठीक है नहीं निकलेंगे, लेकिन खाएंगे क्या? अगर जो व्यक्ति बोलता है तुम घर से बाहर मत निकलो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम खाओगे क्या, ये जिम्मेदारी हम करें, लेकिन इसकी जिम्मेदारी नहीं है। हम तुम्हें दूर दूर रखना चाह रहे हैं क्योंकि तुम बीमार ना हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारे स्वास्थ्य की चिंता हो रही है, हम बीमार ना हो, हम दूर दूर रहेंगे। अगर बीमार हो गए तो हमें इलाज कौन कराएगा? हम खुद कराएंगे अपने पैसे से। अगर हम अपने पैसे से इलाज कराएंगे तो हमें काम करने से आप क्यों मना कर रहे हो? हमें जो काम करना करने दीजिए, तो हम अपना स्वयं को जिम्मेदार होंगे, लेकिन नहीं, हम तुम्हें काम करने से भी रोकेंगे। अगर बीमार हो गए तब दवा भी स्वयं कराओ, खाओ भी स्वयं की व्यवस्था करो। प्रशासन तो कर रही है, अब घर से बाहर मत निकलना, ये रोक रही है सरकार, लेकिन इसको नहीं दूरी। उत्तरदायित्व में क्या क्या हो सकता है समझते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, अभी इस स्थिति में जो मजदूर हैं, गरीब तबका के दो लोग हैं, उनके लिए एक भूख बहुत बड़ी समस्या है। उनको जहां वो रोजगार करते हैं वहां छोड़ के जाना पड़ा अपने गांव, प्रवास। तो प्रवास न करें, प्रवास को रोकना ये जरूरी है। इन सब में सरकार असफल है, सब में सरकार असफल है, या ये कह दें कि रोकने के उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। स्वास्थ्य पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। स्वास्थ्य पे ध्यान इसलिए नहीं दे रही है, इसके आधार पर कह सकते हैं कि जितने भी निजी क्षेत्र में अस्पताल में लोग जा रहे हैं, सबका इलाज का खर्च लग रहा है। अब सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है। पहले था कोरोना में बीमार होते थे कुछ मिलता था, दवाई इधर मिलता था, अब सब कुछ स्वयं समझो, स्वयं जिम्मेदारी है। शिक्षा पूरा बंद हो गया, इसकी बातें करना बेकार है अभी फिलहाल में। भूख, दोस्तों इसमें ही बड़ा समस्या है।
खाना उसे मिलेगा, सरकार कुछ दे रही, कुछ सहायता राशि मिल भी रहा थोड़ा थोड़ा, उनको मिल रहा है जो रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड जो स्थायी गरीब हैं, जो अस्थायी गरीब हैं, इनको की रिकॉर्ड ही नहीं है, बुक उन्हें भी लगती है। एक बिहार का लड़का है, हमारे मध्य प्रदेश में रोजगार करने आया है, काम करने आया, फुल्की बेचता था बेचारा, वो फुल्की बेच के अपना जीवन यापन कर रहा था। अब फुल्की ठेला उसका बंद हो गया, साथ उसकी बीवी थी, 2 बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो कुछ बंद हो गया। खाना पीना तो है जरूरत, घर में पड़ा हुआ है, लेकिन कमा नहीं रहा है, सब खाना कहाँ से खिलाए। अब वो यहाँ के निवासी नहीं है, इसलिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बना है, कोई कागज नहीं उसके पास, इसलिए सरकार उसे कोई जिम्मेदारी नहीं दे रही है। तो क्या करेगा वो? प्रवासी तो करेगा, मजबूर होगा वहाँ जाने के लिए। समझ आया क्या ना? दूसरी बात, ये प्रवास को कैसे रोक पाएगी जब वहाँ उसको खाना ही नहीं मिल रहा? तो बेचारा जाएगा ना पहचान बचाने के लिए, उसके पास और कौन सा रास्ता बचता है? उसके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है, ये हो जा रहा है। अगला बात कहते हैं, ये हम कभी कारण बता रहे हैं। नंबर 2, लोकतंत्र की विफलता एक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको ये समझ आ रहा होगा, हम जो लोकतंत्र समझते हैं, सरकार में पार्टिसिपेट करना, वोट देना, सिर्फ यही तो दोस्तों लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की हमें इस परिभाषा को समझना पड़ेगा, इस अवधारणा को समझना पड़ेगा, तो हमें समझ आएगा लोकतंत्र होता क्या है। तब हम इस नतीजे पहुंच पाएंगे कि लोकतंत्र कैसे विफल हो रहा है। दोस्तों, लोकतंत्र की परिभाषा होती है, लोकतंत्र यह होता है कि सरकार की नीतियों में जनता निरंतर हिस्सेदारी करे, पार्टिसिपेंट करें। सरकार जो नीति बनाए उसमें जनता हमेशा पार्टिसिपेंट करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की अत्यधिक जनता गरीब है, गरीब जनता है, और उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। जो भी नियम बन रहा है, ऊपर के 4 लोग बैठते हैं, नियम बना के पास कर देते हैं। अब जब नियम बना रहे हो तो इन गरीब जनता के हित की बात कितना ध्यान दे रहे हो, या फिर इनका कौन नेतृत्व करता गया था, इनके हित की बात करने कौन गया था? कौन व्यक्ति वर्तमान में जो भी नीतियां बन रही है उसमें कौन नीति है, किस बात पे हम विचार करें कि जो मजदूर प्रवास करें उनकी बात हो रही है, जो असंगठित मजदूर हैं उनकी बात हो रही है, लॉकडाउन में जो भूख से मर रहे हैं उनकी बात हो रही है? नहीं, बस 2 गज दूरी मास्क जरूरी, ये स्लोगन चल रहा है। सिंगली में बात करें तो नगर निगम है, नगर निगम स्थानीय सरकार होती है, इसे पावर दे दिया गया चालान काटने का। एक बेचारा साइकिल से सब्जी बेचते जा रहा था, सब्जी वाले को नगर निगम के अस्थायी कर्मचारी रोके, उनका 2000 चालान काट दिया। आप खुद कल्पना कीजिए कि एक सब्जी वाला साइकिल से सब्जी बेचने जा रहा है, बेचारा उसका 2000 चालान काट दिए, उसको चालान कैसे भर पाएगा? 2000 कितने दिनों में कमाया होगा वो? चालान काटने वाले को भी शर्म नहीं आई होगी, 2000 चालान का काट रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, चालान काट रहे हैं। तो इनकी बात, इनकी नियमों को कौन रखे कि सब्जी वाले का 2000 चालान न काटे? भाई चालान काट रहा है, लीगल पर्ची दे रहा है, तो पैसा तो सरकार के फंड में जाएगा, सरकार को ध्यान देना चाहिए। सब्जी वाले का कौन नेतृत्व करता गया था जो नीति बनाए कि मैं टाइम दो बेचने वाले के लिए? या जो दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज काम करने वाले हैं, अपना घर छोड़ के दूर दूर गए हैं काम करने, काम कर रहे थे, घर बनता था, मजदूरी करते थे, अपना पेट पालते थे, अब बंद हो गया है, इसलिए लोकतंत्र विफल है, क्योंकि उनकी बात नहीं हो रही है। उन्हें अपना पक्ष रखने का, अपना विचार रखने का कोई अवसर नहीं मिल रहा है।
उनके हक की बात कोई नहीं कर रहा है, इसलिए लोकतंत्र विफल है। हमें थोड़ा सा ऊंचे उठ के पूर्वाग्रह से हटना पड़ेगा और आधुनिक चीज़ों को ध्यान में रख के अपने विचार को विस्तार करते हुए इन चीज़ों का विचार करना पड़ेगा, तो हमें समझ में आएगा कि लोकतंत्र कैसे विफल है। अगला पॉइंट बात करें दोस्तों, नंबर 3, फालतू में लोग नहीं मिटाना चाहिए, लोकतंत्र विफलता। नंबर 3, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था झूठा वादा। दोस्तों, आज सरकार पूर्णतः विफल है। एक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था या कल्याणकारी राज्य व्यवस्था कहना ही बेकार है। कल्याणकारी की बात होती है, कल्याण हम किसका करेंगे? इसको कल्याण की आवश्यकता होगी, अर्थात जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है, न्यून वर्ग का व्यक्ति है, उसे खाने की समस्या है, भूख की समस्या है, बीमार हुआ तो दवाई की समस्या है, उनके कल्याण की बात हो रही है। उनके लिए कल्याणकारी अर्थव्यवस्था बनी है। जो उच्च कोटि के अमीर हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन सरकार इनकी बिल्कुल बात नहीं कर रही है। समाज भी बात नहीं कर रहा है, सोसाइटी भी बात नहीं कर रही है, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई बात नहीं कर रही है। अगर कोई ऐसा बात करता तो सब्जी वाले का दोहकार नहीं करता। हम देख रहे हैं कई जगहों पर सब्जी वाले सब्जी ला के बेचते रहते हैं। एक आदमी जाता है, पुलिस वाला जाता है, उसका बोरा जो रखा है, जिस पे बिछा के रखा है, उसको खींच देता है, पूरा सब्जी नीचे गिर जाती है। अब जाओ एक कंपनी में जाओ, उद्योग में जाओ, उद्योग तो चल रहा है ना भाई, उसका तो धंधा ही है, वहाँ भी तो लोग जुड़ रहे हैं, वो क्यों बंद नहीं हो रहा है? उसे बंद करा दो। लेकिन नहीं, एक बात बोलें, वो भी बंद करना उचित नहीं है, ये मत चलिएगा। हमें तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तब बता रहे हैं। फिर वो कैसे अपना पेट पाले? हो सब्जी नहीं बचे ठीक है, लेकिन उसके पेट पालने के क्या उपाय करके रखे हो आप? उत्तरदायित्व क्या है? नहीं, इसलिए ये भी झूठी वादा है। इसके कारण बता रहे हैं। समाज 2 वर्गों में बट गया है। समाज 2 वर्गों में बढ़ जाना। दोस्तों, अगर इसे हम ध्यान से देखें तो आज समाज पूर्णतः 2 वर्गों में बढ़ गया है। इसमें एक 2 वर्ग की बात करें हम तो एक मोदी समर्थित और एक मोदी विरोधी, 2 वर्गों में बढ़ गया है पूरा। जो मोदी समर्थित है वो मुख्यतः उच्च वर्ग के लोग हैं। उच्च वर्ग का तात्पर्य मेरा यह है कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति उच्च है, मोदी समर्थित। और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, इसमें मुख्यतः गरीब तबके के लोग हैं। इसे हम अगर मार्क्सवाद अगर हम थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पढ़े हों, तो उसमें 2 वर्ग होता था, बुर्जुआ और सर्वाहा। तो बुर्जुआ वर्ग मोदी समर्थित थे और सर्वाहा हर वर्ग जो गरीब व्यक्ति है, जो मोदी विरोधी है। बुर्जुआ वर्ग मोदी समर्थित इसलिए है क्योंकि वो उच्च वर्ग में है और वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। और मोदी समर्थित जितने भी पॉलिसियां चल रही हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, व्यक्तिवादी को प्रधानता दे रही है। इसे दोनों का इंटरकनेक्शन समझना पड़ेगा आपको कि कैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं और किस प्रकार से हम सर्वहारा वर्ग का शोषण कर रहे हैं। कि आज जितनी भी नीतियां बन रही हैं सबके सब पूंजीवादी की ओर बढ़ रही है, पूंजीवादी को प्रधानता दे रही है। हमारे जितने भी
परिचित हैं, मित्र हैं, उनसे बात करते हैं, तो वही व्यक्ति इस पॉलिसी को सही बताते हैं जिनको स्थायी काम है। वो व्यक्ति कभी नहीं बात करता मोदी से बढ़ती जिसके स्थायी काम है। जैसे कि अगर बात करें हम प्राइवेट स्कूल के अध्यापक, उनसे आज बात करने जाओ तो किसी भी स्थिति में मोदी को समर्थन नहीं करने वाला है वो, क्योंकि उसके वजह से वो पिछले 1 वर्षों से बेरोजगार बैठा हुआ है, कुछ नहीं मिल रहा उसे उन नीतियों की वजह से, इसलिए वो नियमित तबका के लोग हैं। और आप भी जानते हैं कि छोटे प्राइवेट विद्यालय के अध्यापकों को पेमेंट कितना मिलता है, और पेमेंट कितना मिलता है तो किस वर्ग में आएगा। एक मजदूर जिसका रोजगार छिन गया वो गरीब वर्ग है, वो सर्वहारा वर्ग है, उसका शोषण हो रहा है। लॉकडाउन उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है जो बहुत सारे पैसा कमा के रखे हैं। 10 साल लॉकडाउन कर दो आराम से खाएंगे। दिक्कत उनको है जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ये दिक्कत है। अगला पॉइंट नंबर 5, सरकार सिर्फ प्रशासन कर रही है। ये लाइन बता दी हम, दोबारा देते हैं। सरकार सिर्फ प्रशासन कर रही है, उत्तरदायित्व पूरा पूरा भूल गई है। लिख लीजिएगा, उत्तरदायित्व दायित्व भूल गई है। प्रशासन इसलिए कर रही है कि दुकानें बंद करा रही है, बाजार बंद करा रही है, लोगों को दूर भगा रही है, ये काम कर रही है। या इसको ये करने की पुलिस राज आ गया है, पुलिस राज। पुलिस राज, पुलिस राज का मतलब यही है, सिर्फ प्रशासन करना। पुलिस की परिभाषा दोस्तों बदल गई है। पुलिस हमारे सुरक्षा के लिए गठित की गई थी, लेकिन आज हमारा प्रशासक बन गई है। समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पुलिस को देख के सुरक्षित महसूस करता है। पुलिस से मित्रता रखना चाहता है। पुलिस को देख के लोग भागते हैं। अगर ये मेरा संरक्षक होता तो लोग क्यों भागते हैं? आज ऐसी स्थिति आ गई, लोग सब्जी वाले हैं, मजदूर हैं जो भाग रहे हैं, लोग बाहर निकले, पुलिस के सायरन बजा, लोग भाग जाते हैं। उसे लोग भाग क्यों रहे हैं? अगर मेरा रक्षक है तो बात है ना, कहीं तो फिर समस्या है ना, ये हमें समझना पड़ेगा ना। अगर वो मेरे रक्षक होती उसे देख के क्यों भागते हैं? कहीं ना कहीं मुझे किसी न किसी तरह से उससे मेरे से भय है, इस वजह से हम भागते हैं। और हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, किसी का डाका नहीं डाल रहे हैं। जो बहुत गरीब व्यक्ति है, मजबूर है, 2 रुपए किसी तरह से कमाने की जो जुगाड़ कर रहा है इस लॉकडाउन में अपने बच्चों का, अपना पेट पालने के लिए, तो चोरी नहीं दोस्तों, बिल्कुल चोरी नहीं हो। सरकार को ऐसा नियम बनाए, प्रशासन करें, लेकिन उनकी समस्या को ध्यान में रख के, तो ही सही है। लेकिन नहीं, उत्तरदायित्व उड़ गई है। अब वो क्या खाएगा तुम जानो। अगर हम क्या खाएंगे हम जानेंगे, हम कैसे कमाएंगे ये भी तो हमको जानना चाहिए। फिर क्यों रोक रहे हमें? इसी तथ्य हम कह सकते हैं सरकार सिर्फ प्रशासन कर रही है, उत्तरदायित्व भूल गई है पूरा का पूरा। ये दोस्तों हम कुछ पॉइंटों को छांट के रखे थे कारण के रूप में। अब बात करते हैं इसका समाधान क्या हो सकता था या क्या होना चाहिए। ठीक है, इसको पूरा मिटाते हैं हम। इसको लिखना हो लिख लेना या इसको चाट ले लेना। समाधान नंबर 1, समाजवादी विचार का समर्थन। दोस्तों समाजवादी विचार का समर्थन एक बड़ा समाधान हो सकता था। जैसे कि हम बात करें, ये समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक गली है, ऐसे जा रही गली है, यह क्लोज है,
इसमें एग्जिट पॉइंट भी एंट्री पॉइंट भी यही है, समझिएगा। यहाँ से लोग जा भी रहे हैं, यहाँ से लोग आ भी रहे हैं, आगे जाके रुक जाएंगे। इधर सारी एक बस्ती है, पूरा घर है, इधर पूरा घर है। यहाँ एक दुकान है, या यहाँ एक दुकान, कहीं यहाँ दुकान मार देते हैं, यहाँ दुकान है। कोरोना फैला, इस गली में किसी कोरोना नहीं है, इस गली में किसी कोरोना नहीं है। और इस दुकान के सिर्फ और सिर्फ जो ग्राहक हैं इस गली के लोग हैं। इस बाहर से कोई सामान लेने यहाँ नहीं आता, ठीक। तो अब यहाँ ये दुकान खुले या बंद हो, क्या फर्क पड़ता है? इस गली को तुम यहाँ बंद कर दो, गली को यहाँ तुम बंद कर दो, अब ये दुकान को तुम पूरी खोल दो, कोई आपत्ति है क्या किसी को? लेकिन सरकार इस दुकान को भी बंद करा रही है। इस दुकान को बंद कराने के पीछे औचित्य क्या है? पुलिस वाले आते हैं, डंडा मार के बंद करा देते हैं, खुला मिला 4 चालान काट देंगे। और अब जानते हैं गली दुकान से बड़ा दुकान होगा नहीं, छोटी गिनती होगी, 200-400 इसका पा रहा होगा बेचारा। अब 2000 चालान कट गया, अब कहाँ सफाई कर पाएगा वो? समाजवादी विचार का समर्थन हुआ कि जब ऐसे नियम बना रहे हैं तो इन लोगों का भी ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें, व्यक्ति का ध्यान न रखें। आज लोग सिर्फ व्यक्ति ध्यान रख रहे हैं, समाज ध्यान नहीं रख रहे हैं। समाज में लोग कैसे जीवन जी रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा करना है हमें, अगर ऐसा चाहिए हमें समाजवादी विचार को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तेजी से रूप में हो। हमें व्यक्तिवादी विचार से हटना पड़ेगा। व्यक्तिवादी विचार से अगर हट के हम समाजवादी विचार की ओर अपना ध्यान लगाएं और उन चीज़ों का ध्यान रखें, आगे बढ़ जाएंगे। अर्थात अगर हमें कहें तो हमें मार्क्स की दुनिया में जानी पड़ेगी, बैलेंस बनानी पड़ेगी, उत्पादन के साधनों पर समान अधिकार करना पड़ेगा, तब हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो समझ लें, आगे देखें आप लोग, आगे चलते हैं। वही पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो हमने बोल दिया, नंबर 2, उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण। दोस्तों, हम सब जानते हैं, भली भाली परिचित हैं कि कोरोना चीन से पैदा हुआ और चीन आज स्वतंत्र है, ठीक ठाक है, चीन में समस्या नहीं है। एक गहन चिंतन का विषय है कि कोरोना जहाँ से पैदा हुआ आज वही देश सुरक्षित है, बाकी भारत जूझ रहा है। इसके पीछे वजह यही है। वजह यह है कि चीन में समाजवादी सरकार है, साम्यवादी है, मार्क्सिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं। उस विचारधारा में ही होता है समाज की बातों को ध्यान रखना, व्यक्ति की नहीं। जब हम समाज की बातों को ध्यान रखेंगे तो हम सब वर्ग के लोगों को ध्यान रखेंगे, सबके हित की बात करेंगे, सिर्फ उच्च वर्ग से प्रशासन नहीं करेंगे, उत्तरदायित्व भी संभालेंगे। जब उत्तरदायित्व संभालने लगेंगे तो चीजें अपने आप ठीक होना शुरू करेंगे। अगर उत्तरदायित्व संभालते हैं तो बड़े बड़े अस्पताल बनते हैं, अगर बड़े बड़े अस्पताल बनते हैं तो इलाज वहाँ अच्छे हो जाता है। वैसे भी कोरोना लोगों की जान नहीं ले रहा है, सिर्फ बीमार कर रहा है, बहुत कम लोग मर रहे हैं, वही ठीक कर लेते हैं। नहीं, स्वास्थ्य का निजीकरण हो गया है दोस्तों, समाजीकरण नहीं है। बस जितने भी बड़े अस्पताल हैं सारे के सारे प्राइवेट हैं, कोई भी सरकारी अस्पताल बड़ा नहीं है, सबका निजीकरण हो गया है। ये समस्या है। पहला बात करें, सरकार को प्रशासन ने उत्तरदायित्व पे जोर देना चाहिए। सरकार को प्रशासन नहीं, उत्तरदायित्व पर जोर देना चाहिए, पर जोर। इस लाइन का यह मतलब हुआ, सरकार ये सुनिश्चित करे
कि लोगों को हम कैसे भूख से बचा सकें, उन्हें रोजगार कैसे दे सकें, इसके बाद सबके सब लॉकडाउन करें, उनकी स्वास्थ्य सेवा कैसे बेहतर हो सके। और एक दिन में ठीक नहीं होगा कि हम आज सही कर लें, हमें अपने विचार में लाना पड़ेगा। दोस्तों, जो पढ़ाई के विषय होता है, दो तरह के विषय होते हैं। एक होते मानविकी विषय, एक होते तकनीकी विषय या विज्ञान के विषय, साइंस के विषय। जैसे कि बायोलॉजी हुआ, मैथ हुआ या गणित हुआ, ये वैज्ञानिक विषय है। मानविकी विषय इतिहास है, भूगोल है, भूगोल में काफ़ी तो साइंस है, समाजशास्त्र है, राजनीति व्यवस्था है। समाजशास्त्र या राजनीति एक दिन में नहीं बदलती, वैचारिक लड़ाई है, मानविकी विषय है, मन को बदलना पड़ता है। जब मन को धीरे धीरे बदलेंगे, एक लंबे समय बाद जाकर परिवर्तन हो पाएगा। अगर आज हम अपने मन को बदल भी लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस चीज़ को लड़ने के लिए मेरे पास हथियार नहीं है, तो तैयारी नहीं है। अगर आज कोई बोले चलो ठीक है, हम बहुत बड़ा मन को शुद्ध कर लेते हैं, हम समाजवादी बन जाते हैं, आज बनोगे तो आज का प्रतिफल नहीं मिलेगा, एक लंबे समय बाद मिलेगा। तो हम यही सलाह देते हैं कि अब बदल जाएं, हम समाजवादी की ओर बढ़ें, पूंजीवादी को न बढ़ें। आने वाले समय में अगर कोई ऐसी समस्या आएगी तो निश्चित रूप से उससे हम निपट पाएंगे। सरकार को प्रशासन के साथ साथ उत्तरदायित्व को उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, बल्कि यूँ कहे कि ज़्यादा उत्तरदायित्व ज़्यादा ध्यान दें, प्रशासन कम करे। लेकिन आज उल्टी हो गई है। लोकतंत्र में एक बहुत अच्छा शब्द है, लोकतंत्र में निम्न तबके के लोग को भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन आज जो नियम बनते हैं, लोग नियम तो होता है एक के लिए, सबके लिए, उसका लागू दो तरह के लोग होता है। नियम दोस्तों सब समानता नहीं है। एक एग्जाम्पल बात करते हैं, लेके चलते समझ में आ जाएगा। मान लें कि नगर निगम वाले या पुलिस वाले एक चेकिंग लगा रहे हैं, मार्क्स चेक कर रहे हैं। एक सब्जी वाला मजदूर करने जा रहा है, मजदूरी है, साइकिल से जा रहा है, उसे रोक के उसका चालान काट देते हैं। लेकिन एक बड़ा सा रैली जाए एक नेता महोदय का, इसमें ढेर सारे लोग हों, दो पहिया वाहन से, कोई मास्क न लगाया हो, दो पहिया वाहन पे तीन लोग भी हों, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करना है, उनका चालान नहीं कटेगा सेम समय सेम परिस्थिति में। इसकी पीछे वजह यह है क्योंकि वो नेता के साथ रैली में है। तो नियम कहाँ समान हुआ? कोरोना उनसे क्या नहीं फैलेगा क्या? उनसे ही फैलेगा। उत्तरदायित्व को याद करना पड़ेगा, प्रशासन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, यही समाधान होगा। शिक्षा को उच्च प्राथमिकता। दोस्तों, अगर देश शिक्षा पे लंबे समय से उच्च प्राथमिकता दिया होता, शिक्षा चुनाव का मुख्य विषय रहा होता, शिक्षा के आसपास सरकार अपनी नीति बनाती, तो आज देश में उच्च कोटि के डॉक्टर पैदा होते। जब उच्च कोटि के डॉक्टर पैदा होते तो रिसर्च अच्छी होती, स्वास्थ्य सेवा हमारी और बेहतर होती, लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात, इस कोरोना काल में भी बात करें और शिक्षा को ध्यान दिया गया होता तो विद्यालय लगते हैं, स्कूल लगते हैं, कॉलेज लगते हैं, तो यहाँ जो प्रोफेसर अध्यापक बैठते हैं, ये अपने बुद्धि के दम पर नए नए स्लोगन निकालते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी विफलता का एक मुख्य विषय है। निजीकरण के स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। दोस्तों, अब भी समय है, हमें जागना पड़ेगा, हमें निजीकरण को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें वास्तव में ऐसी महामारी से भविष्य में और लड़ना है तो हमें समाजीकरण को ध्यान देना पड़ेगा, समाज को ध्यान देना पड़ेगा,
इसमें व्यक्ति को केंद्र न रखें, समाज के केंद्र में रखें। समाज में केंद्र रखने के पीछे वजह यह है कि अत्यधिक लोग समाज की बात गरीब लोग करते हैं, असहाय लोग करते हैं। अमीर व्यक्ति समाज की बात नहीं करता, वो व्यक्ति की बात करता है, क्योंकि वो व्यक्तित्व में मानता है कि हम विकास कर चुके हैं, हम समाज का निर्धारण करेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, जब महामारी आती है तो ऐसी समस्या आती हैं तो पर्सन ध्यान रखती है, क्वांटिटी ध्यान रखती है, क्वालिटी नहीं कि व्यक्ति किस क्वालिटी का है, नहीं, क्वांटिटी है व्यक्ति, बस हो गया। इसलिए हमें निजीकरण के स्थान पर सामाजिक चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हम ऐसे महामारी से बच सकते हैं या इस महामारी से बच सकते हैं। दोस्तों, सरकार को चाहिए थोड़ा प्रशासन कम करें, उत्तरदायित्व को ध्यान रखें, कोई तकनीक ढूंढें, कोई नया तरीका ढूंढें, स्कूल कॉलेज को खोलें, एक शुरू की गाइडलाइन करें, अध्यापक बैठाएं, वो जो गाइडलाइन करेंगे, जो बच्चों को समझाएंगे, उसी से ही समाज शिक्षित होगा, उसी से ही सामाजिक दूरी बनेगी, जिससे कोरोना बच सकता है। क्योंकि वो एक कैटरिंग रूप में बच्चों को इंडिविजुअल समझाते हैं, पेरेंट्स को भी समझाते हैं, अध्यापक को भी, अभिभावक को भी समझाते हैं, उनकी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, इसलिए ध्यान रखें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए बिंदु पर। तब तक के लिए धन्यवाद। हमें ये रख दें और बताएं, कमेंट में बताएं कि आज का मेरा प्रयास कैसा रहा, क्या सही है, कितना गलत है। आपके विचार को सदा हम प्राथमिकता देंगे, उस पर गौर करेंगे। धन्यवाद।